हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कनाडा की रिफ्यूज़ल आई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो किन कारणों की वजह से आई है और अब आप आगे क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी टॉपिक कवर करेंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी रिफ्यूज़ल आई है सेक्शन 179B में, तो उसके क्या रीज़न है, क्यों रिफ्यूज़ल आती हैं। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 179B को भी समझेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो कॉमन रीज़न होते हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल आती हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी अगर मल्टीपल रिफ्यूज़ल हैं, अगर आपकी 2 से ज़्यादा रिफ्यूज़ल हैं, तब आपकी प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और क्या हम रिफ्यूज़ल को अवॉइड कर सकते हैं, और श्योर शॉट वीज़ा क्या होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप हमसे अपना जो केस करवाते हैं, अपनी फ़ाइल को रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो हमारा प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपनी रिफ्यूज़ल को एक सक्सेसफुल वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सेक्शन 179B की। तो दोस्तों, जो सेक्शन 179B है, ये IRPR का एक लॉ है, यानी कि एक लॉ के मुताबिक आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होती क्यों है, जहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं करते, आप जो अपनी फ़ाइल है उसमें गलत या झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, या जो भी वहाँ पे वीज़ा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें आप फुलफ़िल नहीं करते। तो उस केस में सेक्शन 179B IRPR से आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो आती है। अब क्यों आती है ये रिफ्यूज़ल, क्योंकि 179B तो एक लॉ है, बट आप कौन सी गलतियाँ करते हैं जहाँ पे आपकी रिफ्यूज़ल आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इन केस आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ठीक तरह जो नहीं बताई, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताई, या आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी इनिशियल डिटेल्स हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके पासपोर्ट में और है, दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में और है, या नाम की कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, तब भी दोस्तों आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। उसके बाद दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने डिफ़ाइन नहीं की। मैंने जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको 10 ईयर्स की जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो देनी पड़ती है। इनकेस आपने डिटेलिंग नहीं की, आपने उन्हें कोई भी डेटा नहीं दिया, तब भी आपकी यहाँ पे रिफ्यूज़ल आ सकती है। फाइनेंशियल स्टेटस को लेके यहाँ पे रिफ्यूज़ल आती है, क्योंकि इनकेस आपने जो बैंक डिटेल दी है उसमें फ़ंड जो है सफिशेंट नहीं है, या जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो रनिंग नहीं है, मेंटेन नहीं है, या आपने CA रिपोर्ट साथ में नहीं लगाई, तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल जो रिफ्यूज़ल्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने अपनी एप्लीकेशन में ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताया कि आप इस कंट्री में गए हैं, और कुछ जो क्या करते हैं कि कुछ जो क्लाइंट होते हैं वो फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे, जो फेक एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो रिफ्यूज़ल का रीज़न बनती हैं। उसके बाद दोस्तों, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने वो डॉक्यूमेंट ही नहीं सबमिट किए जिनका आपने क्लेम अपने कवर लेटर में किया है। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे जॉब करते हैं, आपने अपनी जो कवर लेटर में आपने एक अच्छी प्रोफाइल बिल्डअप की है, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आपने सबमिट किया जो आपके कवर लेटर को या आपकी फाइलिंग को सपोर्ट करता है, तो दोस्तों वहाँ पे रिफ्यूज़ल आ सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी फ़ाइल एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट ही नहीं की गई, अगर आपने अपनी फ़ाइल लगाई है बट आपको वो फ़ाइल लगाने का या फ़ाइल को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं पता, या आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगवाई है बट उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट ही नहीं किए, जैसे कवर लेटर साथ में नहीं लगाया, आपकी फाइलिंग में गलतियां थी, जस्टिफिकेशन साथ में नहीं लगाया, CA रिपोर्ट साथ में लगाई, तो ये सारी की सारी मिस रिप्रेजेंटेशन में आती है, और इसकी वजह से भी आपकी रिफ्यूज़ल यहाँ पे आ सकती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन रीज़न हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल में। अब दोस्तों, जो भी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो 179B में होता है। यहाँ पे जो नॉर्मली जो अराउंड 95% आती हैं, यहाँ पे एसेट और फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आपकी रिफ्यूज़ल आती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी
इंडिया में आप सिंगल हो या आप अनमैरिड हो या आपके इतने ज़्यादा टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तब दोस्तों आपको टाइज को लेके रिफ्यूज़ल आती है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रॉन्ग टाइज इन कनाडा ये तब आती है जब मान लीजिए कि आपका कोई भाई या आपकी कोई बहन कनाडा में है और आप सिंगल इंडिया में अपने माता पिता के पास रहते हो और आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और आप अनमैरिड हो, जॉब नहीं करते, तब दोस्तों आपको ये रिफ्यूज़ल भी आ सकती है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये पता होता है कि आपकी आपकी जो सिचुएशन है या आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है, तो उसको लेके भी ये जो रिफ्यूज़ल आती है। द पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है ये भी काफ़ी सारी जो रिफ्यूज़ल्स हैं इनमें आती है। अराउंड 95-96% में ये रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मान लीजिए कि मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ। एक सिनेरियो है जहाँ पे आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई करते हैं, बट आपका पर्पस क्लियर है क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए आपका एक पर्पस होना चाहिए और वीज़ा ऑफिसर ये समझते हैं। जब मान लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई करते हैं, तब आप कवर लेटर में, ट्रैवल आइटनरी में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एज ए कपल कनाडा जाएंगे, वहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ जगहों पे वहाँ पे हम घूमेंगे भी। और दूसरी तरफ अगर आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, आप सिंगल अप्लाई करते हैं बट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वैसी नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम ही कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम ही आपने सिंगल अप्लाई कर दिया, और एज फैक्टर भी यहाँ पे काम करेगा। अगर जो आपकी एज है वो 20 साल से लेके 30 साल के बीच में है, दोस्तों ये पर्पस क्लियर नहीं होगा आपका, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये समझ ही नहीं आएगा कि आप सिंगल वहाँ जाके करोगे क्या। मान लीजिए कि अगर आपका कोई वहाँ पे भाई है, बहन है, आपकी मदर वहाँ पे हैं, फादर वहाँ पे हैं, तब दोस्तों आप सिंगल भी अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा आने के अच्छे चांसेस हैं। बट अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में कर रहे हैं, आप होटल बुकिंग पे कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री, तब दोस्तों आपकी ये रिफ्यूज़ल आ सकती है। तो कोशिश करें, इन केस आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करें, वहाँ पे आपके ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। उसके बाद दोस्तों 179B में ये क्लोज होता है कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता कि आपका जब वीज़ा ख़त्म होगा तब दोस्तों आप जब आपका स्टे ख़त्म होगा तब आप वापस अपनी होम कंट्री जाओगे, तो ये रिफ्यूज़ल यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ केसेस में जो मिस रिप्रेजेंटेशन की रिफ्यूज़ल है वो भी आती है, और कुछ सिनेरियो में जो एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी है वो लिमिटेड लिख के आता है। ये काफ़ी जो है कम केसेस में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपनी जॉब का या इनकेस आप शो करते हो कि आप यहाँ पे कोई काम नहीं करते या आप डिपेंडेंट हैं, तब दोस्तों यहाँ पे ये रिफ्यूज़ल भी आ सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जब आपकी मल्टीपल रिफ्यूज़ल आती हैं, मल्टीपल इन द सेंस है कि जब आपकी 2 से ज़्यादा रिफ्यूज़ल हैं, तो क्या उसका आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपके पास सारे के सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, आपके जॉब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, आपका जो पर्पस है वो क्लियर था, आपके ने जो भी डेटा दिया वो बिल्कुल ही जेन्युइन है, तब दोस्तों आपकी प्रोफाइल पे कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 4 रिफ्यूज़ल के बाद, 5 रिफ्यूज़ल के बाद, इवन 10 रिफ्यूज़ल्स के बाद भी हमारे पास कनाडा का वीज़ा है, और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि कनाडा किस तरह से काम करता है। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तब दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं या आपने ऐसे कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल लगवाई है जहां पर आपने पैकेज किया है, सिर्फ आपने पासपोर्ट और आधार कार्ड दिया है, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंसल्टेंट ने ही ऑर्गेनाइज़ किए हैं, बनाए हैं, तब दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपकी फ़ाइल होगी वो फ्लैग्ड होगी और आप बार बार अपनी जो डिटेल्स हैं, इनिशियल डिटेल्स हैं, उन्हें चेंज करोगे और बार बार आपकी यहाँ पे रिफ्यूज़ल आएगी। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, कभी भी फेक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई ना करें। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, मैंने एक स्पेशली इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है। तो कोशिश करें जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही हों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या हम रिफ्यूज़ल को अवॉइड कर सकते हैं और क्या किसी तरह का कोई श्योर शॉट वीज़ा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये सुनने में शायद कड़वा लगेगा, बट आप रिफ्यूज़ल को अवॉइड नहीं कर सकते,
क्योंकि ये इमिग्रेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर आपको डिसीज़न देता है। अगर वो यस करेगा तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, अगर वो नो करेगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं जहाँ पे जो रिफ्यूज़ल आती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तब आप अपने जो रिफ्यूज़ल चांस हैं उसे कम कर सकते हैं, अपने वीज़ा के चांसेस बढ़ा सकते हैं। बट इसे 100% जो अवॉइड करना वो किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जब आप अपनी फ़ाइल को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कि मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ या मान लीजिए कि आप वीज़ा ऑफिसर हैं, तो आपके पास एक प्रोफाइल आई, आप उसका अंदाज़ा किन चीज़ों से लगाओगे? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, क्योंकि जिसकी प्रोफाइल है वो आपके सामने नहीं है। कई बारी जो प्रोफाइल होती है वो सुनने में अच्छी लगती है, बट डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी गलतियाँ होती हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल समझ में नहीं आई, आपने अपनी फ़ाइल को इतना कंफ्यूज कर दिया कि वीज़ा ऑफिसर आपकी डिटेल ढूंढने में लगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है आपका डिसीज़न देने के लिए। अगर आपने फ़ाइल को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट किया कि हर एक चीज़ सामने है, हर एक चीज़ ऐसी है जो एक दूसरे के साथ लिंक है, तब दोस्तों वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा वहाँ पे दे सकता है। तो कोशिश करें अपनी फ़ाइल को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, उसे कभी भी कंफ्यूज ना करवाएं, डॉक्यूमेंट ज़्यादा सबमिट ना करें, जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है उन्हें कभी भी सबमिट ना करें। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या श्योर शॉट वीज़ा होता है कनाडा के लिए, क्योंकि मार्केट में ये काफ़ी होता है। आप किसी भी पर्सन से बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे इतनी श्योरिटी दिला देगा कि आपका जो वीज़ा है, आप सिर्फ मुझे पासपोर्ट दे दो और आपका वीज़ा, आपका महीने में आपका वीज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसा वैसे कुछ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो वीज़ा है उसका प्रोसेस होता है, वीज़ा ऑफिसर ने देना है, और किसी भी तरह का कोई भी श्योर शॉट वीज़ा नहीं होता। जैसा मैंने पहले बताया कि काफ़ी ऐसी अच्छी प्रोफाइल होती हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल आती हैं। अगर आप रिफ्यूज़ल से डरते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूँगा और कहीं मेरी रिफ्यूज़ल ना आए, तब दोस्तों आप कनाडा के लिए अभी फ़िलहाल भूल जाओ, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये पार्ट है और आपको इन सब से गुजरना ही होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो कंसल्टेंट हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और कंसल्टेंट है, किसी का भी जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं होता है। दोस्तों अब हमारा रिफ्यूज़ल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, हम कोशिश करते हैं कि जो भी फाइल हमारे पास आए अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो, बट कहीं ना कहीं हमारी भी रिफ्यूज़ल आती हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं। दूसरी ये चीज़ है कि अगर वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल समझ में नहीं आई तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम हर एक डॉक्यूमेंट साथ में लगाते हैं कि आपका वीज़ा निकले, हम हर एक पहलू के ऊपर जो है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। बट वीज़ा ऑफिसर कहीं ना कहीं सोचता है कि शायद इसमें ये कमी है और इसकी वजह से ये नहीं लगता कि ये वापस आएगा, तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल आ जाती है। बट कुछ कंसल्टेंट हैं जो इसे नहीं बताते, वो 100% रिजल्ट बताते हैं, बट ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप जब भी अपनी फ़ाइल लगाएं, जब आप सुनते हैं कि कनाडा एक अच्छा वीज़ा दे रहा है, ट्रेंड अच्छा है, तो उसके साथ आप अपनी फ़ाइल सबमिट करें। आप कभी भी फ्लो के ऑपोजिट अपनी फ़ाइल सबमिट ना करें। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे पिछले कुछ दिनों में जनवरी में जब इमिग्रेशन स्टेटमेंट आई थी, तो वहाँ पे काफ़ी जो वीज़ा थे वो डाउन गए थे, काफ़ी जो नेगेटिव रिज़ल्ट आया था। बट अब फरवरी में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, पॉजिटिव रिज़ल्ट है। तब आप जब पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है उसके साथ में आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको किसी अच्छे वीज़ा या इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ आप बात करें और उनसे अपनी प्रोफाइल को आगे बढ़ाएं। आप जब भी अपनी फ़ाइल, आप बिल्कुल फ्रेश केस में आप फाइल लगाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि मैं अपनी फ़ाइल को सबमिट खुद कर लूँ। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म हर किसी के लिए सेम होता है, वो मेरे लिए भी सेम है, वो आपके लिए भी सेम है, मैंने भी वही डिटेल फिल करनी है जो आपने डिटेल फिल करनी है। बट उसके बाद जो फाइल को प्रेजेंट करने का तरीका होता है ये हमेशा कंसल्टेंट का अलग होता है। तो कोशिश करें, अगर आप चांस नहीं लेना चाहते तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाएं। उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, ये मैं स्पेशली रिफ्यूज़ल केस में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपकी वैलिडेशन करते हैं
कि आपकी प्रोफाइल कैसी थी, आपने कैसी वहाँ पे शो की थी, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए थे। और उन डॉक्यूमेंट को देख के हम ये कोशिश करते हैं कि जो आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट हैं वो कौन से थे, या आपने कौन सा जो मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था वो आपने सबमिट नहीं किया, और जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया वहाँ पे क्या क्या गलती थी। तो दोस्तों ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपका कवर लेटर बनता है। जो कवर लेटर है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करेगी। तो जो कवर लेटर है वो भी एक यूनिक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम जस्टिफिकेशन लेटर यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं एज आपकी लास्ट रिफ्यूज़ल के हिसाब से, जहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को क्लियरली नज़र आता है कि इस बंदे की प्रोफाइल कैसी है, और इसकी अगर रिफ्यूज़ल आई है तो वो किस कारण की वजह से आई है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे फाइनल सबमिशन करते हैं, और उसके बाद में हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिफ्यूज़ल के चांसेस कम कर सकते हैं और अपना वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहें आपके रिज़ल्ट के बारे में, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। कि अगर आप बार बार ये सोचोगे कि शायद मेरी अभी रिफ्यूज़ल ही आएगी, तो दोस्तों ये कभी ना कभी नेगेटिव एक एनर्जी क्रिएट करता है। तो कोशिश करें आपका जो भी रिज़ल्ट हो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। उसके बाद दोस्तों जब आप अपनी कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं तो कोशिश करें उन्हें एक अच्छी क्वालिटी के जो स्कैन डॉक्यूमेंट ही आप उन्हें प्रोवाइड करें। हमेशा चाहे आप किसी भी कंसल्टेंट से फ़ाइल लगवाते हैं तो हमेशा उन्हें कहें कि मुझे कवर लेटर बताओ, मैंने कवर लेटर पढ़ना है, और मैं उसमें पढ़ के आप ये देखोगे क्या आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। उसके बाद दोस्तों आप अपने कंसल्टेंट से जस्टिफिकेशन लेटर की भी डिमांड करें। आपका ये हक है, आप उन्हें पैसे देते हो आपकी प्रोफाइल पे काम करने के लिए, तो ये आपका हक है कि जो भी वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो आपके सामने रखें। उसके बाद दोस्तों जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो आप उसे डबल चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एप्लीकेशंस ज़्यादा होने के कारण आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां रह सकती हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म हम इसलिए हमेशा अपने क्लाइंट को भेजते हैं क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल को डीपली चेक करोगे, तो हो सकता है कि जो गलती हमारी नज़र से रह गई वो आप पकड़ लो, और जब आप गलतियां बताओगे तो वो दोबारा हम उसे ठीक करके आपकी जो फाइल को फाइनल सबमिशन में लेके जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने कंसल्टेंट के साथ कभी हाइड ना करें। जो भी आपकी प्रोफाइल है एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने जो कंसल्टेंट हैं उनके साथ शेयर करें। कभी भी कुछ अपनी प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में प्रोफाइल आपकी मायने रखेगी, ना कि आपका जब आपके बोलने में ये प्रोफाइल ज़्यादा मायने रखे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर तक तो कोई आपकी जो वॉइस है वो किसी तरह से जा नहीं सकती। तो जो चीज़ जाएगी हमेशा उसके बारे में सच बोलें। अब दोस्तों अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को रिप्रेजेंट करें, तब दोस्तों हमारी स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो कोशिश यही करें कि जब आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो रिफ्यूज़ल लेटर को संभाल के रखें। कोशिश करें कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास हों, और फिर हमें जो आप एक बारी कंसल्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉसिबल वे होते हैं रिफ्यूज़ल आने के, या हम रिफ्यूज़ल को किस तरह रोक सकते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।